नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, तब से वे जब चाहते हैं तब लोगों को चौंका देते हैं। कई ऐसे विषयों को लेकर उन्होंने कानून बनाए हैं जिन्हें देखकर लोग बरबस कहने लगते हैं कि अरे ये कैसे हुआ। तो बिना किसी भूमिका के मैं अब जिक्र कर लेता हूं संसद के अचानक बुलाए गए सत्र का। 18 से 22 सितंबर तक के लिए क्यों ये सत्र आहूत किया गया है, इसे लेकर कयासों के दौर चल पड़े। चल क्या पड़े बल्कि दौड़ने लगे। क्या उसमें समान नागरिक संहिता का बिल पास होगा? क्या महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिलेगी? या एक देश एक चुनाव का कानून लाया जाएगा? अमूमन हम चूंकि रीजनल चैनल हैं तो उन्हीं विषयों पर डिबेट करते हैं जिनका हमारे राज्य से या हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से कोई ताल्लुक हो। तो एक देश एक चुनाव की अवधारणा हमारे राज्य और छत्तीसगढ़ के चुनाव के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। तो आज बात करेंगे इसी पर कि क्या वाकई ये बिल आने वाला है। यदि आया तो फिर क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, तब तक 5 और जुड़ जाएंगे यानी 10 राज्य हो जाएंगे। या लोकसभा के चुनाव के वक्त यानी अगले साल मई में ही सारे चुनाव होंगे। संवैधानिक तौर पर इस बिल को लाने के लिए जितनी भी कानूनी जरूरतें हैं वो सारी केंद्र सरकार के पास उपलब्ध हैं। आज के मसले पर बात लगातार एक ही शब्द यदि के साथ ही करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो एमपी चुनाव की तस्वीर क्या होगी? क्या टल जाएंगे एमपी के चुनाव? एक साथ विधायक सांसद चुनने में वोटर को सहूलियत होगी या मुश्किल? भाजपा और कांग्रेस में से किसे होगा फायदा? यह ख्याल यदि केंद्र सरकार के मन में आया है तो इसकी असली वजह क्या है? और बात इस पर भी करेंगे। मुझे याद है 2008 के चुनावों के वक्त जब मैंने एक बार शिवराज जी का इंटरव्यू किया था तो सबसे पहले उन्होंने ही एक देश एक चुनाव की बात की थी। क्या बीजेपी के आला नेताओं के संज्ञान में यह बात है? क्या शिवराज जी का ही आइडिया बीजेपी को पसंद आया, भले ही वो उन्हें क्रेडिट ना दें? तो बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन अभी सिर्फ कयास है, लेकिन जिस तरह से इसके लिए माहौल गर्मा रहा है उससे लगता है कि केंद्र सरकार गंभीरता से इस बारे में सोच तो रही है और जल्द ही कोई धमाका कर सकती है। तो क्या एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव भी कुछ महीनों के लिए टल सकते हैं? क्या कुछ महीनों के लिए विधानसभा भंग होगी या उससे एक्सटेंशन भी मिल सकता है? ये सारे सवाल दरअसल सियासी गलियारों में तैरने तब शुरू हुए जब केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की। कयास लगने शुरू हुए कि क्या महिला आरक्षण बिल, समान नागरिक संहिता और एक देश एक चुनाव पर भी कोई संविधान संशोधन आ सकता है। यदि इन कयासों पर पुष्टि की मोहर सत्र के दौरान ही लगी तो भाजपा के लिए ये फायदे का सौदा ही हो सकता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होंगे तो विपक्ष की एकता खंडित भी हो सकती है। कई राज्यों में सामूहिक विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ता है, जबकि लोकसभा में वे सब एक साथ हो जाते हैं। हालांकि ये अभी सिर्फ कयास ही हैं, लेकिन प्रतिक्रियाएं तो आना शुरू हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इस संभावना का ना तो स्वागत किया और ना ही विरोध। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बंद कर सकते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये की सरकार है। वो तो एक लाइन का उनको कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा बंद करो, बंद हो जाए। ये तो तय है कि यदि एक देश एक चुनाव की अवधारणा लागू हुई तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि फायदा बीजेपी को ही होगा। दरअसल बीजेपी को विधानसभा चुनाव से ज्यादा फिक्र लोकसभा चुनाव की है। इस समय विपक्ष के गठबंधन इंडिया की गतिविधियां सत्ता पक्ष एनडीए की पेशानी में बल तो ला रही हैं। ऐसे में यदि एक देश एक चुनाव का फार्मूला लागू हुआ तो विपक्ष एकजुट नहीं रह पाएगा। राज्यों में तो उनका कोई गठबंधन चल नहीं पाएगा, क्योंकि कई राज्यों में अलग अलग दलों की ताकत अपने बूते पर है, गठबंधन के बूते पर नहीं। यदि बात एमपी के संदर्भ में करें तो यहाँ भी प्रतिक्रिया आई प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा की, लेकिन बहुत नपे तुले अंदाज। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चाएं समाज के अंदर होती रही हैं और चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आगे क्या होगा नहीं होगा
ये तो मुझे लगता है कि समाज का जो अभिमत होगा उसके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच बनेगी उसके आधार पर चीजें तय होंगी, लेकिन आज इस पर कुछ कहा जाए ऐसा मैं अभी कुछ ठीक नहीं मानता। वैसे यदि व्यवहार में देखें तो ये बहुत आसान नहीं है। संविधान कहता है कि ऐसा कानून बनाने के लिए विधानसभा वाले कुल प्रदेशों में आधे से एक ज्यादा का अनुमोदन अनिवार्य है। इस नियम से कम 16 राज्यों की विधानसभाओं से सहमति की दरकार होगी। इसके अलावा तकरीबन 1.5 अरब की आबादी वाले देश में एक साथ चुनाव करवाना कोई आसान बात नहीं है। फिर भी जिस तरह से बीते कुछ सालों में बीजेपी ने असंभव दिखने वाले विषयों को संभव कर दिखाया है, उसे देखकर ये सोचा ही जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। इंतजार अब सिर्फ संसद के विशेष सत्र और उसमें आने वाले बिल का ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो रस्मन सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, उपाध्यक्ष हैं मीडिया सेल कांग्रेस के और अच्छे विद्वान प्रवक्ता भी हैं। स्वागत है भूपेन जी का। दूसरे मेहमान हैं आशीष शर्मा, ये बीजेपी के MLA हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। स्वागत है आशीष जी का। और तीसरे मेहमान है मनीष दीक्षित, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज जाहिर है शुरुआत करेंगे भूपेन गुप्ता जी से। भूपेन जी, ये जो संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेके कोई आशंका है आपके मन में, कोई उम्मीद है, या फिर आ रहा है तो आने दो? सरकार की तरफ से कोई प्रारूप इस सब चीजों का आता नहीं है। टेस्ट कर रहे हैं मोदी साहब, आजकल टेस्ट करने में ही लगे रहते हैं। तो कोई नया टेस्ट हो सकता है कि चंद्र पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो है ये बात स्पष्ट है कि आज देश के अंदर कई जो है ताजा चुनी गई विधानसभाएं, एक देश एक चुनाव कराने के लिए क्या इन जो है चुनी हुई विधानसभाओं को भंग करेंगे? इसका स्पष्टीकरण होने देना चाहिए। अगर भंग करेंगे तो किस आधार पर करेंगे? जो संघीय ढांचा है देश का, जहां पर केंद्र जो है इस बात के लिए अधिकारी नहीं है कि वो अपनी हर चीज जो है राज्यों पर आरोपित करे, और अगर इस तरह की चेष्टा की जाती है तो निश्चित रूप से ये देश लोकतंत्र को त्याग कर अधिनायकवाद की तरफ धकेला जा रहा है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जिनके मन में जो है किसी भी तरह की कोई खपत आ जाती है और उसको वो लागू करने में लग जाते हैं, उसी तरह की एक ये खपत है। इस देश में पहले एक ही चुनाव होता था, लेकिन जब जो है कालांतर में चुनावों के माध्यम से ये परिस्थिति पैदा हुई कि किसी कोई विधायक की मृत्यु हो गई, कहीं पर जो है अविश्वास प्रस्ताव हो गया और विधानसभा जो है लटक गई, ऐसी परिस्थितियों में एक राष्ट्र एक चुनाव कहाँ जाएगा? ये जो है इसकी व्यवहारिकता जो है देश ने समझी, और इसीलिए सुधार करके जो चुनाव में सुधार हुए, उसके बाद जो है ये समय पर चुनाव होने लगे। ये 5 साल की टर्म के लिए संवैधानिक तरीके से कोई विधानसभा चुनी गई है, तो उसको आप जो है आधी टर्म में कहाँ से आप डिसॉल्व कर देंगे? ये बात जो है देश को समझाना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो मोदी फार्मूला है देश में कि चुनी हुई सरकारों को पटकने का, विधायकों को चोरी करने का, इस कार्य को फिर वो कैसे अंजाम देंगे? अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होने लगा तो ये मोदी जी के जो मूल कार्य है ये तो प्रभावित हो जाएगा। तो जवाब लेते होना चाहिए कि जवाब लेते हैं सर। पहले सवाल में बहुत वक्त दिया आपको, जवाब ले लेते हैं। आशीष शर्मा जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, हालांकि मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करूंगा, क्योंकि वो क्या सोचते हैं आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग, वो नीचे तक डाउनलोड होता नहीं है। किसी को भी नहीं पता होता कि वो जो अभी जो सत्र आ रहा है उसमें पता नहीं क्या क्या आएगा। लेकिन सिद्धांततः आपको लगता है कि ठीक होगा अगर एक देश एक चुनाव वाली अवधारणा या कोई कानून आया तो? सरकार ने राष्ट्रहित में हर वो फैसला लिया है जिसकी प्रतीक्षा इस देश की जनता बरसों से कर रही थी। चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो, 3 तलाक पर कानून बनाने का मामला हो। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि वो पार्टी हमारे ऊपर इस बात का आरोप लगा रही है कि सत्ता निरंकुश हो जाएगी, जिन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया। प्रवीण जी, लोकतंत्र में संसद हो या विधानसभाएं हो, बहुमत के आधार पर यहाँ मुद्दे विनिश्चित किए जाते हैं। इसलिए अगर हमारी सरकार, जिसके पास पूर्ण बहुमत केंद्र में है, वो अगर इस देश के हित के लिए कोई फैसले ले रही है, कोई संशोधन कर रही है,
तो उसको ये बताना कि इनका मन आता है तब फैसले ले लेते हैं, मन आता है तब संशोधन कर देते हैं। इस देश की जनता ने भाई हमें अधिकार दिया है संशोधन करने का, कानून बनाने का, देश हित में फैसले लेने का, और इसलिए लोकसभा के हर सत्र में सरकार कुछ न कुछ नया करती ही है। कई सारे पुराने ये तो पड़ बीच चुके में लाया कानूनों गया का सत्र है निरसन ना, किया। ये रूटीन का सत्र नहीं है ना, इसीलिए लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या आएगा इसमें। हाँ, तो देश के लिए यदि कुछ आवश्यक कार्य करना हो तो कभी भी लोकसभा अध्यक्ष सत्र आहूत कर सकते हैं, उसकी सूचना दे सकते हैं। बिल्कुल सहमत हूं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को इसलिए भी याद करती है इस देश की जनता, क्योंकि उन्होंने लोकसभा के भी एक एक दिन का, एक एक क्षण का उपयोग किया है। कांग्रेस ने सिर्फ हंगामा बरपाने के अलावा कुछ ठीक नहीं है किया। आशीष जी, एक बार लेकिन आपको पहले सवाल में बहुत तफसील से सुना, एक बार मनीष जी को इन कर लेते हैं। मनीष जी, आपको लगता है बहुत आसान है ये कह देना? तो अब मैंने पहले भी कहा कि हम तो एक छेपक के साथ बात कर रहे हैं, यदि हुआ तो, अभी तो तय नहीं है कि आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन यदि हुआ तो ये आसान होगा, आपको लगता है? देखिए प्रवीण जी, ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और ऐसा नहीं है कि इस विषय पर पहली बार बात हो रही हो। 67 तक हमारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं को चुनाव एक साथ होते थे। उसके बाद फिर कई विधानसभाएं भंग हो गई, फिर 70 में जो लोकसभा में हुआ, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस डिरेल हो गया। अब अगर सरकार की मंशा है कि सरकार चाहती है कि ऐसा हो, तो इसके लिए सरकार को पहले तो काफ़ी सारे संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, जिसके लिए शायद ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा हो। दूसरा, उसमें जो राज्य हैं उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाएगी प्रवीण जी। जैसे अभी अगर अपन अपने 5 राज्यों के चुनाव की बात करें तो अभी केवल मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो इस पर सहमति दे सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और ये प्रस्ताव केंद्र सरकार का है। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, या राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार, या तेलंगाना में टीआरएस की सरकार इसके लिए हामी भरेगी। तो इसको लागू करने के लिए फिर आपको अपनी सरकारों का सैक्रिफाइस करना एक उपाय बनता है। जहां पर अभी हाल में ही चुनाव है, मान लीजिए महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, या हरियाणा एक एग्जाम्पल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आप रिस्क लोगे तो अभी 1 साल पहले ही चुनाव हुआ है, और उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम टाइप राज्य हो, बहुत देश का सबसे बड़ा राज्य है वो। तो अभी टीदिंग ट्रबल्स बहुत सारे लग रहे हैं प्रवीण जी इसमें, और अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि वो महिला आरक्षण वाली बात भी आ रही है सामने। एक बात ये भी आ रही है कि जो लोकसभा और राज्यसभा का परिसीमन को लेकर बहुत दिनों से बात चल रही है, उस पर कोई निर्णय आ जाए तो जो अभी हमारी 543 की संख्या है उसमें कुछ एडिशन हो जाए, वो 800 साढ़े 800 की बात हो रही है उसमें। तो अभी क्या है पिटारे में वो पता नहीं है, मगर ये सही है कि इसके बारे में पहले भी 85 में आयोग बना है, 99 में आयोग बना है, 2015 में इस पे बात हुई है, 2015 की रिपोर्ट भी सरकार को, क्योंकि वो तो मोदी सरकार के समय ही आई। नहीं, और ये इसको बल ऐसे मिला मनीष जी, आप विद्वान जनरल से बल ऐसे मिला जब रामनाथ कोविंद साहब को कमेटी के उस अध्यक्षता में कमेटी बना दी, तब लोगों को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही बिल आ रहा हो, एक 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला। हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, मगर शायद ये देश में पहली बार हो रहा है कि देश का पूर्व राष्ट्रपति किसी कमेटी को हेड कर रहा है। मैंने मतलब मेरे सर्वत्र संज्ञान में ऐसी कोई घटना नहीं है कि कोई भी फॉर्मर प्रेसिडेंट को सरकार किसी कमेटी का चेयरमैन बनाए। हो सकता है मेरी जानकारी में त्रुटि हो, मगर जितना मुझे जानकारी है ये बड़ा ही अनयूजुअल डिसीजन है। इंटेंशन ठीक हो सकता है क्योंकि उसके पक्ष में बहुत सारी बातें होती हैं, और उन्होंने भी पैरवी की थी जब वो राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने एक बार भाषण भी दिया था इसी के पक्ष वाला। आऊंगा आपके पास, एक बार भूपेन जी को इन कर लेते हैं। सर भूपेन जी, ये जो लगातार इंडिया की जो बैठकें हो रही, प्लीज मनीष जी बात पूरी कर लीजिए। चलिए, मनीष जी कुछ बोल रहे हैं शायद, बोलिए। मैं केवल ये बोलना चाह रहा हूँ प्रवीण जी कि जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं अपने यहाँ, तो एक राज्य में भी 2-2, 3-3 चरणों में चुनाव होते हैं, तो पूरे देश में और राज्यों में चुनाव हम कैसे करवा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक बात। भूपेन जी, ये जो इंडिया की बैठक हो रही है लगातार, तो क्या एक कहा यह भी जा रहा है कि भाई इस विपक्ष की एकता से सत्ता पक्ष घबराया हुआ है, आप भी इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे क्या? ये परसेप्शन बात है, ब्रांड तो दिखाई नहीं, एविडेंट है, नहीं तो 200 रुपए की टांग थोड़ी होती। खड़े हुए थे जिस बात पे, पूरे देश की जो है
सब्सिडी उन्होंने जो है जब्त कर ली और सब्सिडी गरीबों की रोक दी। उसके बाद अगर 200 रुपए की कृपा की है तो क्यों की है? घबराहट में तो की है, नहीं तो पहले ही कर देते। ये जो है पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें, ये तो जो है क्रूड ऑयल की कीमतें तो 2-3 साल से घटी हुई हैं। रूस तो हमें जो है 50% सस्ते में क्रूड ऑयल दे रहा है। इसके बाद ये मुनाफाखोरी सरकार क्यों कर रही है? और अगर आज जो है इसको घटाती है तो घबराहट में ही घटा रही है। मेरे मित्र आशीष शर्मा जी कुछ नई बात कर रहे थे कि इन्हें सरकार, जनता इन्हें अधिकार देती है, बराबर अधिकार देती है। जनता ने तो अधिकार दिया था, तभी तो आप काले कानून लाए किसानों के, जिसको आपको वापस ड्रॉ करना पड़ा। जनता ने आपको अधिकार दिया था कानून बनाने का, इसीलिए आप जो है भू अर्जन कानून लेकर आए, जिसे आपको जनता के चिल्लाने पर वापस लेना पड़ा। जब मनमर्जी करने लगता है राजा, जब जो है प्रजा को सताने के लिए अपनी जो है सत्ता जो जनता ने सौंपी उसका दुरुपयोग करने लगता है, तो जनता खड़ी होती है। इसमें भी जनता खड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो है पावर दे दी है पब्लिक ने तो आप जो है आग लगा दो, जैसी मणिपुर में लगा दी है। लेकिन ये जो है इस सत्ता को वापस लेने का अधिकार जनता के पास है। सवाल ये बताइए आप कि पैसे बचाने की आड़ में जो ये खेल हो रहा है चुनी हुई विधानसभाओं का क्या होगा, जिनकी टर्म अभी 5 साल बाकी है? क्या आपकी सरकार उन्हें भंग करेगी? इसका प्रारूप रखिए जनता के सामने, उस पर जनमत संग्रह कराइए, वकीलों की राय लीजिए, देश के जो है विधि उनका लीजिए और देश को ये बताइए कि 1967 तक ये चुनाव इसी पद्धति से होते थे, तो ये हमें बंद क्यों करना पड़े? ये सामने लाओ ना, कांग्रेस की सरकारों ने क्यों बंद किया इस चुनाव को करना? 67 तक तो हमने कराए इन चुनाव। जवाब ले लेते हैं आशीष जी, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास पावर है, देने की बात कर रहे हैं, पावर और मेजोरिटी अगर दोनों है तो कुछ भी थोड़ी करेंगे। आशीष जी ये कह रहे हैं भूपेंद्र जी। कांग्रेस सुनने के लिए तैयार कहाँ रहती है? मणिपुर पर इतना हंगामा किया, लेकिन जब मणिपुर पर बयान आया, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी जब बोलने के लिए खड़े हुए, तब इन्होंने सदन से वॉकआउट कर गए। रही बात, लोकतंत्र में बिल्कुल सरकारों को अधिकार है। कांग्रेस लगातार विरोध करती रही, जनता को बरगलाती रही, लेकिन हमने कभी अपने कदम पीछे नहीं निकाले। और लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, यहाँ पर चर्चाएं होती है, सार्थक चर्चा होती है। कोई ऐसा नहीं कि रातों रात इस तरह का कोई कानून बना दिया बताइए तो सही। सदन में चर्चा होगी, आप चर्चा को सुनिएगा भी और अपना पक्ष रखिएगा भी। अरे भाई क्या बोला प्रधानमंत्री जी ने, ये तो बता दो मणिपुर के बारे में सदन में 2 लाइन दोहरा दीजिए आप। देखिए कांग्रेस ने जिस तरह से लोकसभा के कार्रवाई को और राज्यसभा की कार्रवाई को लगातार बाधित करती है, वही कांग्रेस आगे भी करने वाली है। लेकिन मोदी सरकार के जो कदम है राजनीति के फैसलों के, वो रुकेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी क्या बोले उस पर जरा 1-2 लाइन तो दोहरा दीजिए, आप बड़ी कृपा करेंगे आप देश के ऊपर। 2 लाइन बता दीजिए क्या बोला उन्होंने। आपने गृह मंत्री जी का बयान नहीं सुना पूरा, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं थे सदन के अंदर। गृह मंत्री में घुस गए भाई, प्रधानमंत्री जी की चर्चा कर रहा हूं मैं, आप उनका तो बताइए, फिर गृह मंत्री करेंगे। बताइए क्या बोले प्रधानमंत्री। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब आपने ये नहीं कहा कि सोनिया गांधी क्यों बोलती है, राहुल गांधी क्यों हर सीट में टिप्पणी में आ जाते हैं, तब आपने ये नहीं कहा। उस समय मनमोहन जी मौन रहते थे। ठीक है, तो तीसरे मेहमान को इनका लेते हैं मनीष जी को एक बार फिर से। मनीष जी, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ भाई, लोकसभा भी पिछली बार लगभग 7 चरणों में पूरा हुआ था और बहुत 3 महीने तक चला था वो वाला पूरा चुनाव, तो ये बहुत व्यवहारिक नहीं होगा। क्या आपको और मतलब अंदेशा लगता है कि अंदेशा या उम्मीद, हो सकता है शब्द चयन कई बार पकड़ लिया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि जो विशेष सत्र है उस पर क्या फोकस होगा, किस बात को लेकर ज्यादा होगा, और ये इस बात की लाइन को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है ज्यादातर कि एक देश एक चुनाव, ये कहीं विपक्ष की एकता खंडित करने का भी एक प्रयास तो नहीं है? हो सकता है प्रवीण जी, क्योंकि अभी जब से विपक्ष एकजुट दिख रहा है तब से कुछ हलचल तो है।
अब उसका रिपरकेशन क्या होगा उसके लिए तो हमको वेट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं नया नया गठबंधन है। इस गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा आपने रिपोर्ट में भी बताया कि वो लोकसभा में साथ लड़ते हैं, बट अगर विधानसभा साथ हो गए तो फिर वो अलग अलग लड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। मगर एक बात मैं फिर बोल दूं कि शायद आपके दर्शकों के लिए एक अच्छी जानकारी होगी कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई थी वोट मांगने के लिए, और जब परिवर्तन हुआ 10 साल की मनमोहन सिंह जी की सरकार गई और भाजपा आई, तो 2014 के मैनिफेस्टो में इन्होंने ये वादा किया था कि हम ऐसा प्रयास करेंगे कि देश में एक साथ चुनाव हो जिसके लिए हम राज्यों से भी सहमति लेंगे। अब जो इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा, जो प्रवीण जी मैंने पहले भी कहा, वो यही है कि आपको 50% राज्यों की सहमति चाहिए। तो क्या बीजेपी के पास 50% राज्य हैं अभी देश में? उनके स्टेट हैं 50%, और अगर 50% हैं भी तो क्या वो अपने उन स्टेट को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है जहां पर 1 साल पहले चुनाव हुआ है? मैं फिर उत्तर प्रदेश का हवाला दे रहा हूं आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव स्टेट है, और उत्तर प्रदेश से ही इस देश की जो चुनावी दिशा और दशा है वहीं से तय होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इफ्स और बट्स हैं, और जैसा आप बार बार बोल रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ तो वैसा होगा, क्योंकि इसमें महिला आरक्षण वाला भी एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि अभी महिलाओं को उन्होंने एक 200 रुपए का गैस सिलेंडर का एक वो दिया है। महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन की बात बहुत सालों से हो रही है कि आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। हो सकता है उसको लेकर कोई बड़ा दाव खेला जाए कि 33% रिजर्वेशन हम कर रहे हैं और हम सीटें बढ़ा रहे हैं। तो मुझे जो है एक महिला आरक्षण वाला इशू भी लग रहा है, क्योंकि ये तो एक उन्होंने जिसको बोलते हैं टेस्ट करती है बीजेपी, सरप्राइज देती है और टेस्ट करती है। तो ये टेस्ट करने के लिए आपके बीच में एक मुद्दा छोड़ा है कि जनता इस पर क्या रिएक्ट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या रिएक्ट करती है, उनकी पार्टी के नेता जो है जो राज्यों में छत्रप हैं, मान लीजिए योगी जी इससे सहमत है कि नहीं है, योगी जी फिर से चुनाव में जाने के लिए तैयार होंगे क्या? ये अभी बहुत सारे सवाल हैं प्रवीण जी, जिनका उत्तर तभी आएगा जब इसका कुछ हमारे सामने एजेंडा आएगा। अभी हम सब कयासों में बात कर रहे हैं। कयासों पे बात कर रहे हैं, बेशक मैंने शुरुआत में भी कहा कयासों पे कर रहे हैं। एक बार भूपेंद्र जी को इन करते हैं। भूपेंद्र जी, ये एक ऐसा तो नहीं जो मनीष जी कह रहे हैं कि भाई पहले ये लोग चेक करते हैं कि भाई देखो एक बम छोड़ दिया, फटेगा बाद में, सिर्फ वो लुढ़कता हुआ दिखता है तो ही लोग दहशत में जाते हैं। तो क्या ये विपक्ष की एकता को खंडित करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से उछाला गया मुद्दा है क्या, वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, जब लोकतंत्र को फांसी पे लटकाने के लिए फंदा कसा जा चुका है, तब जो है ये एकता को तोड़ नहीं पाएंगे। अब ये जो है ये शुरू कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि वो टेस्ट कर रहे हैं ये मिसाइल फटेगी कि नहीं फटेगी, ये मैंने पहले ही सेंटेंस में आपको बोला था। लेकिन इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। और दूसरी चीज ये है कि जैसा आशीष भाई ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती, मुमकिन है उनके लिए। वो चमड़े के जो है सिक्के भी चलवा सकती। तो चमड़े के सिक्के अगर चलवाने की स्थिति आई तो चलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश तो इसका गवाह है ना, आदिकाल से गवाह है कि जब भी किसी भी राजा ने देश के अंदर सनक थोपने की कोशिश की है तो उस पर हजारों साल तक प्रक्रियाएं हुई हैं, तो इस पर भी होंगी। और चूंकि उनके भगवान ने सत्ता दी है और जनता ने पावर दे दिया कि आप हमारे ही गला काट लो, तो काट लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव जब होगा उसमें जो है नाई कितने बाल सामने आ जाएंगे। जवाब ले लेते हैं। आशीष जी बताइए, भाई गला काट रहे हो आप लोग, ये कह रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। विपक्षी गठबंधन की एकता ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। रही बात कह रहे हैं कि चमड़े के सिक्के, आज देश में 1 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन पर डे हो रहे हैं। जिन लोगों ने नोटबंदी के समय इस बात का विरोध किया था, आज वो लोग कहाँ हैं? छोटी छोटी दुकानों पर छोटी छोटी दुकानों पर पेमेंट हो रहा है, देश डिजिटली आगे बढ़ रहा है। विपक्ष का काम आरोप लगाना है और इनको सरकार की और मोदी जी की लोकप्रियता बिल्कुल नहीं पच रही है। इनके पास मोदी जी के कद का कोई नेता नहीं है। और देखते जाइएगा आने वाले 15 दिन 1 महीने में इनकी एकता बिखर जाएगी। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ेंगे, कितना जा रहा है चीन की बताइए ना, पूरा देश देखेगा। क्योंकि इनके हवस केवल सत्ता प्राप्ति है, देश का कल्याण इनका उद्देश्य नहीं है। लेकिन मोदी जी की सरकार जो करती है वो देश के कल्याण के लिए करती है। ठीक है, माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा मुझे, वक्त जो है इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस बात से हमने अपनी बात की शुरुआत की थी उसी पर समापन भी करेंगे कि अभी तो सिर्फ ये कयास है, लेकिन ये चर्चा बिल्कुल वाजिब भी थी कि यदि ऐसा हुआ
तो उन राज्यों में जहां पर चुनाव हैं, 5 अभी और 5 के बाद लोकसभा के आसपास, उन राज्यों की क्या तस्वीरें होंगी। अब हमको इंतजार करना पड़ेगा संसद के उस विशेष सत्र का कि क्या वाकई जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे आज, क्या उसे कानून की शक्ल देने के लिए कोई पहल होगी। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।